ठीक, इस डीएल की वजह से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैंने करंट ले लिया अंदर की तरफ, ले लिए। अब अगर करंट अंदर की तरफ लोगे तब के केस में जो डीबी का डायरेक्शन है वो इधर आए, डीबी का डायरेक्शन इधर आए, तो ध्यान दो ये गया और इसके डीबी का डायरेक्शन ये जाए, डीबी इसका ये आया, इसका डीबी ऊपर गया। अभी के केस में इसको थीटा एज्यूम, ये तो आएगा वही परपेंडिकुलर लाइन, ये आएगा वही परपेंडिकुलर लाइन। अब इसको थीटा एज्यूम, इसको थीटा एज्यूम, ये थीटा ले लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा ना, थीटा। ये थीटा है तो जैसे कॉन्सेप्ट वहां पे लगाते थे वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाओ, तुम्हारा ये एंगल भी कितना डिग्री बन जाएगा, ये वाला थीटा बनेगा, ये क्लियर। ठीक है, तो कल से आगे का कंटिन्यू करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो डेरिवेशन में बताने वाला हूं ये तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से तो हद पार इंपॉर्टेंट, समझ में आया। 3 नंबर का क्वेश्चन ठोकता है ये, ठीक है। पूरा का पूरा तुमको डिराइव करना पड़ेगा। पहले एक तरीके से बता रहा हूं, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आएगा दूसरे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो भी डेरिवेशन हम लोग निकालने वाले हैं, इस डेरिवेशन के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। एक से नहीं समझ में आएगा दूसरे बताएंगे, दूसरे से नहीं आएगा तीसरे। सबसे पहले मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सुनो और समझो, एक एक टर्म को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, क्योंकि मोस्टली चांसेस है किसी ना किसी सेट में, हो सकता है सारे सेट्स में आए, बाकी अगर सारे में नहीं भी आएगा तो एक आध सेट में तो तुमको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ड्यू टू अ करंट कैरिंग circular loop on the axis। देखो दो चीजें हैं, एक तो यहां पे हम लोग 3D तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मतलब 3 डायमेंशन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। मैं यहाँ पे तुमको कुछ चीजें इमेजिन करके दिखाऊंगा। चूड़ा उड़ा पहने हो गया हाथ में कुछ है? अच्छा, सब गुंडी हो, चलो। तो ऐसे समझो जैसे एक सर्कल, ये इस टाइप से सर्कल, ठीक है। ऐसे मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं इसमें, तो ये तो टेढ़ा दिखेगा यहाँ पे। फिर एज्यूम तुम कर लेना कि सर्कल जो है वो इस टाइप से फेस किया हुआ है, मतलब सामने की तरफ फेस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट इसीलिए, देखो सर्कल तो एज्यूम कर लोगे, उसका दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जो एंगल्स यहाँ पे बनने वाले रहेंगे वो इमेजिन नहीं हो पाता फिर, ठीक। तो मैं तुमको सिंप्लीफाइड तरीके से पहले बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुन लो, देख लो ध्यान से, हो गया बढ़िया, नहीं होगा दूसरे तरीके से देखेंगे। तो पहले तो इसके डायग्राम को एक तो समझो, डेरिवेशन छोटा है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये बनाया हम लोगों ने सर्कुलर लूप, ठीक, फेस उधर किया हुआ है, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देना, मैं यहां पे करंट बना रहा हूं। अब भाई ये तो ऐसे हो गया, मैं यहां पे करंट बना रहा हूं इस डायरेक्शन, मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है, इधर ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे। समझ में आया? समझ में आया? हाँ बोल रही है कि ना बोल रही है? तुम्हारे ये पूरे स्कूल का ही ये आदत है क्या? हाँ, अब सोचते रहो भाई, हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो। ले, तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल, इस सर्कल में ऊपर से करंट जो है वो बाहर की तरफ ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, समझ जाओगे अब। और नीचे से जो करंट जा रहा है ये इनवर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। करंट का डायरेक्शन इमेजिन हुआ, मतलब यहां से करंट ऐसे बाहर और यहां से करंट अंदर की तरफ। और दूसरा देखो, यहां पे हम लोगों ने इसके सेंटर से ये बना लिया एक एक्सिस, ये बना लिया एक एक्सिस। पहले डायग्राम को समझो, हर एक एंगल को इमेजिन करो प्रॉपरली। जितना एंगल मैं यहाँ पे लिखूंगा तुम्हारे आंख में दिखना चाहिए, वो तब जाकर के डायग्राम समझ में आएगा। डेरिवेशन छोटा ही है, उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ यही डायग्राम है, क्लियर। चलो, अब इसको और अच्छे समझने के लिए भले ही मैं इसको और अलग अलग कलर से भी रिप्रेजेंट करते हुए चल रहा हूं। यहां पे अब देखो, इस पूरे सर्कल की वजह से करंट तो इसमें दौड़ रहा है, इस पूरे सर्कल की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, हमको किसी भी एक कंडक्टर के एलिमेंट के वजह से किसी एक पॉइंट पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना आता है। कैसे? कैसे निकालोगे? किसी भी एक एलिमेंट के वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे किसका यूज करोगे?
बायो सेवर्ट लॉ का यूज करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। और बायो सेवर्ट लॉ बोलता है, आता है ना भाई, उसमें से डी पी इज इक्वल टू आई टी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, बस। तो इस पूरे सर्कल की वजह से एक बार में निकाल पाओगे क्या मैग्नेटिक फील्ड? नहीं। तो हम लोग को बनाना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमेंट काटेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट काट लिए, इसका जो हम लोगों ने लेंथ लिया हुआ है अभी के लिए, इसको मान लो डीएल, इसका लेंथ हम लोगों ने ले लिया डीएल, और डीएल का डायरेक्शन मैंने तुमको क्या बताया था, डीएल का डायरेक्शन पैदलो, डीएल का डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, करंट जिधर जाएगा डीएल का डायरेक्शन वही लेना है। तो ऊपर का डीएल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तुम्हारे तरफ, करंट भी तुम्हारे तरफ जा रहा है और डीएल का डायरेक्शन भी तुम्हारे तरफ। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया इतना। चलो, जब ऊपर में डीएल काटे हुए हैं तो ऐसे ही डीएल एक नीचे में भी काट सकते हैं, ठीक है, एक डीएल नीचे में भी आ जाएगा। यहां से ये जो डीएल का डायरेक्शन है ये किधर जाएगा, इनवर्ड, ऊपर वाले डीएल का डायरेक्शन तुम्हारे तरफ, यहां के डीएल का डायरेक्शन इनवर्ड। इमेजिन हुआ ये, आगे देखो, क्योंकि इस वाले एलिमेंट की वजह से हमको यहां पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां से सीधा एक लाइन खींचो पहले, ये डीएल से ये जो डिस्टेंस रहता है इसको हम लोग क्या एज्यूम करते थे, स्मॉल आर था, और मान लो कि यहां से ये जो है ये हो जाएगा इसका रेडियस, इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कैपिटल आर। ये सीधा लाइन जो गया हुआ है, याद करो लीनियर के केस में परपेंडिकुलर लाइन होता था, तो इस वाले केस में इसको हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स। आ गया इतना समझ में, इतना चीज क्लियर हुआ क्या, आगे देखो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है एंगल, ध्यान से समझना। अगर मैं इस वाले एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रहा, जैसे इस वाले पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कोई बता पाओगे, कोशिश करो। ये पॉइंट P है, मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, नहीं आया भेजे में, सोचो सोचो सोचो, लगाओ, थंब रूल लगाओ और निकालो कि डायरेक्शन उधर किधर आएगा। नहीं आ रहा है भेजे में, अरे यही तो बोल रहे थे भाई, इमेजिन करना है करके, सर्कल ही बनाइए, सर्कल बनाइए, यही तो इस वाले टॉपिक में समस्या होता है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं निकाल सकता, पूरा एक एक चीज जब तक नहीं समझोगे कोई मतलब नहीं निकले। ऐसे सर्कल है ये हो गया सर्कल, करंट किधर जा रहा है, तुम्हारे तरफ, ऊपर से भी निकाल रहा है तो तुम्हारे तरफ गया, ये है वो आर रेडियस, अरे ये सीधा लाइन ले लिए और ये आर ले लिए, आया इतना, करंट इधर जा रहा है, तो यहां से ये निकलेगा डायरेक्शन, और कहां पे निकालना है हमको, उस वाले पॉइंट पे। तो भाई यहां से जब डायरेक्शन निकालोगे तो ये सीधा नहीं निकालेगा ऊपर की तरफ, समझ में आया, क्लियर हुआ। और यहां पे ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये क्लियर हुआ। अब दो डायरेक्शंस पॉसिबल थे, या तो नीचे बनता या फिर ऊपर बनता, और ऊपर और नीचे दोनों में से किस डायरेक्शन में जा रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट के डायरेक्शन पे, क्योंकि करंट जिधर लेंगे फिर हम लोग को उस थंब रूल लगाएंगे, तो इधर से ये उधर गया, समझ में आ गया। देखो एक चीज और बता रहा हूं, इसको कई तरीके से बना सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने करंट किधर फ्लो करवाया है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले इसमें उल्टा करंट फ्लो करवाए, मतलब इधर से उधर फ्लो करवाए, तब के केस में तुम्हारे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ नहीं जाए, किधर जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि अब करंट इधर चला गया, और उसको जब डायरेक्शन निकालोगे तो नीचे, तो ये जो लाइन अभी ऊपर की तरफ फेंके हुए हो ये किधर आ जाता, तब के केस में नीचे की तरफ, उसमें भी वही आंसर आएगा, उसमें भी वही आंसर आएगा, तरीका भी वही होने वाला होगा, बस तुम्हारा ये जो डायरेक्शन है इसका वैल्यू बदल जाए। बात समझिए। अभी अगर हम लोगों ने करंट इधर निकाला हुआ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगा, ठीक है, और अगर हम लोग डायरेक्शन पलटा देते इधर तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आता,
समझिए इतना, ठीक है। आगे देखो, अब ध्यान दो, यहां पे डीएल, डीएल का डायरेक्शन कौन सा है? ये डीएल है, ये डीएल है, समझे। अब जैसे देखो, ये गया है आर, ये गया है आर, ये गया डीएल, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? अरे ये आर गया है और ये डीएल गया है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? कितने का? 90 का। पैदल लो 90 का, ये दिख नहीं रहा है। अब देख, बना 90, तो इसको मैंने ऐसे टेढ़ा बना दिया है बस, हुआ इमेजिन। तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा डीएल और किसके? आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में। दिखेगा नहीं, पहले ही मैं बता रहा हूं। ये दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पे 90 डिग्री? ड्रॉ करने के टाइम पे कोई सा भी एंगल तुमको प्रॉपर्ली वैसा नहीं दिखेगा जैसे मैं तुमको यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली कर करके दिखाऊंगा। तो इमेजिन करते हुए चलना, यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्लियर हुआ? ये गया है, ये गया है क्या? डीएल, ये गया है क्या? आर, और ये क्या जाएगा? डंडी भी तो नहीं है भाई, ये क्या जाएगा? डीबी। ये क्या गया? डीबी। ये गया ना वो डीबी, डायरेक्शन यही होगा ना डीबी का। तो ये हो गया आर, ये हो जाएगा डीएल और ये हो जाएगा डीबी। अब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है कि नहीं है, देख चेक करो। ये तो इससे 90 डिग्री हो गया, देख लिए थे। इसको उठा करके लाए, ये तो ऐसे गया था, इसको उठा करके लाए, यहाँ पे फिट किया। अब इसके बीच में भी 90 डिग्री बना कि नहीं बना? ये बन गया। तो तीनों ही म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कौन कौन से? डीएल वेक्टर, आर वेक्टर और डीबी वेक्टर। क्लियर? अब यहां पे अब एजम्पशन तुमको देखना है, ध्यान दो। ये हम लोगों ने ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ये डीएल और आर के बीच का एंगल निकाले हुए थे। अब यहाँ पे ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, इनके बीच का एंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा मान लो थीटा। ये कितना है? थीटा। क्लियर? क्लियर? अगर ये थीटा है, नीचे में ये कितना है? ये तो 90 है, ये 90, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल कितने का है? 90 का। ये एंगल कितने का है? 90 का। अगर इसी को आगे और कंटिन्यू करोगे, इसी को आगे और कंटिन्यू, जैसे हम लोग ये व्हाइट लाइन को आगे बढ़ाए, तो ये एंगल कितने का होगा? कौन बता रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये कितना होगा? थीटा ही होगा, इतना बुद्धि नहीं लग पा रहा है। ये टोटल तीनों मिलाकर के कितना होगा? 180। तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस इसको x मान लो, तो 90 और 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे इमेजिन हो रहा है कि नहीं? 90 माइनस थीटा और ये कितना है? 90, इसको कितना मानना है? x। तीनों मिलकर कितने होंगे? 180 होगा। 180 से 90 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, ये थीटा को उधर ले जाओ, थीटा नहीं बचा क्या? तो x का वैल्यू कितना आया तुम्हारा? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो हम लोग उस कोने वाले को थीटा बना दिए। कैसे बनाया समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट होगा और नहीं ना? आगे देखो, बस इतना ही इमेजिन करवाना था, इतना एंगल बस दिमाग में बिठाना था। सारे के सारे एंगल समझ में आने चाहिए थे। किसी को भेजे में है थोड़ा मोड़ा डाउट तो बोल दो, इसी को मैं दूसरे तरीके से बताऊं, और नहीं तो फिर अब सीधा हम लोग इसको डिराइव करना चालू करें। कुछ समस्या है क्या? नहीं? अरे ध्यान से देख ले, एग्जाम में आएगा, गारंटी आएगा। एंगल सारे क्लियर हो गए? सभी को एंगल समझ में आ गया ना? अब बस बहुत, आगे देखो। अब देखो ध्यान से, अगर इस वाले एलिमेंटल पार्ट की वजह से हम लोगों ने इसमें क्या निकाला है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला है, तो इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा? डीबी, और ये है डीबी का डायरेक्शन, समझे? दूसरा, इसी के जस्ट अपोजिट यहां नीचे में भी तो एक पॉइंट है, इसके वजह से इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसको
देखो ये आ गया, ठीक। अब इधर से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो उस वाले पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो जो ये ऊपर की तरफ फेंका था ये किधर फेंकेगा, नीचे की तरफ। सेम वैसे थीटा एंगल बनाते हुए, क्लियर क्लियर। ये अब तो समझ जाओगे ना कि इनके बीच का भी एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। जो कॉन्सेप्ट ऊपर में वही कॉन्सेप्ट नीचे में। ये एंगल थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। और ये क्या है, ये डीबी है। ये डीबी आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, क्लियर है। अब ध्यान दो, हमारे पास जब नेट इस पे क्या बोलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ये तो इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल लिया और इस वाले एलिमेंट के लिए निकाल लिए, ठीक है। इन दोनों, इस वाले एलिमेंट के लिए जब हम लोगों ने निकाला तो डीबी का डायरेक्शन वो हो गया, थीटा। थीटा एंगल ये है, अरे थीटा एंगल ये हुआ ना, तब के केस में ये अब इसको डिवाइड भी तो करोगे, ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा इसका, डीबी। अरे क्या बनेगा, कॉस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन जो आने वाला रहेगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें से, डीबी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। किसके लिए, ऊपर वाले एलिमेंट के डीबी के लिए, ठीक है। अब नीचे में भी तो डीबी है, एक डीबी नीचे में भी है, इसके लिए निकालो। इसके लिए डीबी कॉस थीटा बाजू में, डीबी कॉस थीटा बाजू में, और इसका डीबी साइन थीटा नीचे। क्लियर क्लियर। अब ध्यान दो यहां पे, ये डीबी साइन थीटा, ये डीबी साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों आपस में खत्म। यही दोनों नहीं, दो हम लोगों ने यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है। हर एक डीएल डीएल के अपोजिट में भी एक डीएल मिलेगा। हर एक डी, जैसे इस यहाँ पे एक डीएल लोगे तो इसके बाजू में यहाँ पे डीएल मिल जाएगा। इसके डीबी के जब दो कंपोनेंट निकालोगे तो इसका भी डीबी, एक डीबी कॉस थीटा सामने ही जाएगा, और डीबी साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो इधर का डीबी साइन थीटा और इधर का डीबी साइन थीटा, इन दोनों के वजह से जो डीबी साइन थीटा बनेंगे वो दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इन दोनों का भी क्या बचेगा, सिर्फ डीबी कॉस थीटा। समझे। ऐसे कोई सा भी ले लो, यहाँ का डीबी, यहाँ का डीबी, यहाँ का डीएल, यहाँ का डीएल ले लो, तो भी ये दोनों का क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डीबी कॉस थीटा। डीबी साइन थीटा एक दूसरे को इसमें भी कैंसिल आउट कर देंगे। इमेजिन हुआ, इमेजिन हुआ। तो पूरे सर्कल में अगर डीएल 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 लेते हुए चलोगे पूरे सर्कल में, तो ऑपोजिट पार्ट के जो डीएल रहेंगे उनके डीबी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और पूरे डीएल का सिर्फ डीबी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। आया इतना समझ में, मतलब यहाँ का डीबी कॉस थीटा, 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 तो पूरे के वजह से लगने वाले डीबी कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट कर दिए तो तुम्हारे इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। आया बात समझ में इतना। तो इंटीग्रेट किसको करना है तुमको, डीबी को इंटीग्रेट करना है या फिर डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। अरे इंटीग्रेट किसको करना है, डीबी कॉस थीटा को, क्योंकि डीबी तो गया और डीबी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा हुआ यहाँ पे सिर्फ क्या, डीबी कॉस थीटा। तो हर एक के लिए डीबी कॉस थीटा आएगा, हर एक एलिमेंट के लिए डीबी कॉस थीटा आएगा। तो पूरे सर्कल के वजह से जो डीबी कॉस थीटा आएगा उसको हम लोग को निकालना है। तो एक के वजह से आया है डीबी कॉस थीटा, तो पूरे सर्कल के वजह से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। आया इतना समझ में, क्लियर है। चलो भाई ठीक, आगे देखो। डायग्राम में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये जिसको समझ में आ गया उसी से ये डेरिवेशन बनेगा ना। तो भाई एग्जाम के लिए फिर रट्टा मारते रहना, उसके लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और बाजू में इसको पहले मैं बनाता हूं, वेट। दिख रहा है कि छोटा हो गया, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ना। चलो ठीक है। तो इतने सारे तामझाम हम लोग को इस वाले डायग्राम से देखना था। क्लियर क्लियर। डेरिवेशन देखो, हम लोगों को पता है फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ,
अगर इस एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आएगा क्या, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, साइन और जो एंगल लेने वाले हैं वो कौन से बीच का एंगल होता है, किसके किसके बीच का एंगल होता है? बताओ बताओ बताओ। नहीं, अरे यार, कॉन्सेप्ट के लिए तुमको मैंने लीनियर वाले को करवाया था, उतने को करवाने के बाद भी तुम्हारे भेजे में नहीं गया कि यहाँ पे जो आइडियल साइन थीटा का थीटा होता है वो थीटा कहां से आता है। यहाँ पे साइन थीटा ना लो, इसको साइन फाई लिख लो, अभी के लिए साइन फाई लिख लो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फाई कहां से लाओगे, ये किसके बीच का एंगल होता है? अरे यार, ये क्या था, आई, यहां पे हम लोगों ने एलिमेंट लिया हुआ था डीएल, यहां पे लिया था हम लोगों ने पॉइंट पी, यहां से लिया हम लोगों ने आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल होता है थीटा। पैदलों देखे नहीं देगा पिछले वाले में? तो ये किसके किसके बीच का एंगल हो गया, एक डीएल वेक्टर का और आर वेक्टर का। अरे इसी का ना होगा, यहां पे देखो डीएल वेक्टर आ रहा है इधर, अरे इधर गया, और आर वेक्टर जा रहा है नीचे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना बताया था मैं, बताए थे, वो लेना है यहाँ पे एंगल, थीटा ना लिख लेना गलती से नीचे, समझे? समझे वैल्यू? तो इसका क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन 90 डिग्री, और डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आ गया इतना समझ में? इतना समझ में आ गया? अब हम लोगों को, ये तो हम लोगों ने सिर्फ एक एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे डीबी का वैल्यू निकाल लिया, यही निकाले हुए हो। पूरे सर्कल की वजह से, पूरे सर्कल की वजह से उस वाले पॉइंट पे डीबी का वैल्यू अब तुमको निकालना है। तो पूरे सर्कल की वजह से जब डीबी का वैल्यू निकालोगे, ये क्या आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल्स टू, बताओ मेरे को इंटीग्रेशन किसका करूं, डीबी कॉस थीटा, क्योंकि डीबी को अब इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, समझे? तो किसका यूज करना है, किसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को यहाँ पे, डीबी कॉस थीटा। तो बी नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलो भाई एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, वेट। डीबी कॉस थीटा, क्लियर? क्लियर, बस। अब सारे वैल्यूज ला ला करके हम लोग को यहाँ पे रखना है। देखो ध्यान से, जैसे डीबी का वैल्यू तो ये है, अभी निकाले ऊपर में, इसको लाओ पुट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब मेरे को बताओ यहाँ पे, मेरे को बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं। हाँ, अरे उसको बाहर निकालोगे ना फिर, सब कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें तो और कुछ चेंज हो नहीं रहा है। लीनियर वाले केस में जब देखे हुए तो ये आर भी वेरिएबल था, थीटा भी वेरिएबल था, सब कुछ वहां पे वेरिएबल थे, लेकिन यहाँ पे थीटा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। ठीक है, कॉस थीटा भी तो बचा है, ये आ गया कॉस थीटा भी। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, किसी कोई बता पाओगे? अरे वहां से निकालो ना, कॉस थीटा, थीटा ये एंगल लिए हुए हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस ये बन जाएगा और हाइपोटेनियस ये बन जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, यही आएगा। बस वो वैल्यू ला करके यहाँ पे रखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाहर आ गया, बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, तो यहां से कैपिटल आर भी बाहर आ गया, कैपिटल आर भी बाहर आ गया, नीचे में एक ये आर स्क्वायर है और उसका एक आर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, आर क्यूब, ये भी बाहर आ गया, अंदर में फिर क्या बचेगा, सिर्फ डीएल। ठीक है, ठीक है, आगे बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट
बाई 4 पाई और आई इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब और डीएल को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा पूरा लेंथ एल और लेंथ एल क्या है इसका सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस ये आएगा टोटल लेंथ। तब के केस में एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर 2 पाई कैपिटल आर तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और ऊपर में ये हो जाएगा आई आर 2 पाई आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर 2 पाई को रहने दो या कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो 2 पाई और डिवाइड बाई यहां पे एक चीज ध्यान देना ये जो आर का वैल्यू है हम लोग को क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता हमको यहां से ये एक्स का वैल्यू एक तो गिवन रहेगा और दूसरा इसका रेडियस पता रहेगा वो तो हम लोगों ने अपने से ड्रॉ किया है ना भाई वो तो हमारा लेंथ है स्मॉल आर का वैल्यू ये कैपिटल आर तो रेडियस है ये तो पता ही रहेगा ये एक्स मतलब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना है ये भी तुमको क्वेश्चन में ही दे देगा ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग को नहीं पता रहता तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा तो निकालने का सबसे सिंपल तरीका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इन दोनों का वैल्यू पता है उसको ला और यहाँ पे रख दो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। अब इसको अगर सॉल्व करोगे काट के लिखें क्या ये कैंसिल हो गया बचा 2 पाई से पाई गया ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 और एक 2 बचा हुआ है बाहर। ठीक है क्लियर आ गया यही लाना था पूरा लिखो पूरा समझ में आया है या नहीं आया पहले वो भी ध्यान में ले लो नहीं आएगा तो इसी का दूसरा मेथड बताऊंगा बाकी ये सबसे इजी मेथड। और एक चीज ध्यान से सुन लो एक चीज और ध्यान से सुन लो एक चीज और यहां पे हम लोगों ने डी बी कॉस थीटा को उधर लिया हुआ है और डी बी साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल हुए हैं। ठीक ये डिपेंड करता है थीटा पे हम लोगों ने थीटा इसको एज्यूम किया हुआ था इसी वजह से डी बी कॉस थीटा उधर गया डी बी साइन थीटा कैंसिल हो गया। इन केस में थीटा इसको ना लेकर के मैं ये जो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ हूं इसको अगर मैं थीटा एज्यूम कर लेता अगर मैं थीटा इसको एज्यूम कर लेता तब के केस में सामने के तरफ डी बी साइन थीटा जाता समझे और डी बी कॉस थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाता समझ में आया लेकिन तब के केस में भी तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो सेम ही आएगा। क्लियर हो गया तो एक तो इसी को मैंने दो तरीके से बता दिया जब हम लोग का करंट का डायरेक्शन इधर ही है एक तो इसको थीटा मान करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया तो डीबी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ा हुआ है अगर इसको थीटा मानोगे तो डीबी साइन थीटा को तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है इतना क्लियर। दूसरा चीज समझो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे पलटाओगे अभी तो बाहर की तरफ निकाले हुए थे अगर पलटाओगे अभी देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है बाहर की तरफ अगर करंट का डायरेक्शन पलटा दिए तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा तब के केस में नेट डीबी कॉस थीटा जो है वो इनवर्ट लगने वाला हो। आया इतना समझ में। ठीक है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से दिमाग में बिठा कर रखना इसको फटाफट छापो जल्दी। हाँ इसको कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी चिपकाने के लिए बोल देगा वेक्टर फॉर्म में इसके लिए एक ही लाइन लिखना है ज्यादा कुछ नहीं यहां से बी वेक्टर इज इक्वल टू ये पूरा टर्म उतार दो यहीं पे छाप दो और उस बाजू में आई कैप लगा दो आई कैप का डायरेक्शन है ना ठीक अगर पीछे की तरफ रहता तो माइनस आई कैप लगा देते। ठीक है तो डायरेक्शन के लिए बस उतना ही करना और ज्यादा कुछ नहीं अगर बी वेक्टर निकालना रहेगा तो फिर यही सेम वैल्यू रहेगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड में यही सेम वैल्यू रहेगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड में और इसी के साथ में चिपका देना है तुमको आई कैप। ये हो गया भाई इसका वेक्टर फॉर्म। उसमें लिखो जो फाइल लिखे हुए हैं वहां पे वो एंगल कौन से के बीच का होता है। डीबी के केस में जब बायोसेवर्ट लॉ लगाओगे उस टाइम पे डीबी का जो एंगल आने वाला रहेगा साइन थीटा थीटा एंगल बिटवीन डी आर एंड आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर लिखो उसमें लिखो थीटा इज द एंगल बिटवीन उस वाले के लिए जब बायोसेवर्ट लॉ यूज करोगे। हो गया ठीक। अब ध्यान दो यहां पे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं ध्यान से सुनो।
ये तो r डिस्टेंस दूर हो गया, मतलब x डिस्टेंस दूर हो गया, सरकाते लाऊंगा पॉइंट को, सरकाते लाऊंगा पॉइंट को, x यहां तक ले आए, तो अब तुम्हारा जो पॉइंट है वो कहां पे बन गया, सर्कल के सेंटर पे। सर्कल के सेंटर पे x का वैल्यू कितना बन जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। वही 0 ला करके जब ये x की जगह पे रखोगे तो ये जो तुम्हारा b का वैल्यू है ये वही आएगा जो हम लोगों ने कल डिराइव किया हुआ था, एक सर्कल के सेंटर पे। समझ में आया? इसका वैल्यू हो गया 0, ऊपर में है r², तो यहां से ये 1/2 भी तो है ना, तो ये कैंसिल हो करके तुमको वही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो हम लोगों ने कल डिराइव करके लाया हुआ था। ठीक है, तो ये उसका एक केस हो जाएगा। कल हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया हुआ था इसका वो एक केस हो जाएगा। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक केस में हम लोग को पिछला वाला मतलब कल का डेरिवेशन मिल जाएगा, फिर बन जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला चीज समझो, ये फॉर्मूला याद रखे रहना भाई, इंपॉर्टेंट है। इधर ही समझाते हैं, वेट। एक चीज दिमाग लगाओ यहां पे, ये जो डीवी है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सब चीज दिख गया तुमको आंख में, किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो वेरिएबल है और उस पर ये डिपेंड कर रहा है? सोचो सोचो। हाँ हाँ, बोल बोल। नहीं, नहीं पता। ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ डीएल। किस पे डिपेंड कर रहा है ये? सिर्फ और सिर्फ डीएल पे। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई का वैल्यू कॉन्स्टेंट, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, आर का वैल्यू फिक्स है ना। बचा क्या? सिर्फ डीएल, सिर्फ डीएल। डीएल मतलब कि अगर हम लोग इतना सेक्शन लेंगे तो एक एलिमेंट के लिए निकलेगा, पूरा एक राउंड घुमा दोगे डीएल को तो एक सर्कल के लिए मिलेगा। वहीं इसको अगर आधे सर्कल के लिए निकालोगे तो सेमी सर्कल के लिए मिल जाएगा। फिर तो क्वेश्चन इससे बनेगा, ध्यान दो, अगर तुमको एक पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा सीधा ये फॉर्मूला चिपका देना। ठीक है, अगर तुमको बोलेगा एक सेमी सर्कुलर लूप के वजह से, एक सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेमी सर्कुलर लूप बन गया तो एक सर्कल की वजह से इतना आया है तो सेमी सर्कल के लिए कितना आएगा? सिर्फ लेंथ पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, तो आधा लेंथ सर्कल का गायब हो गया भाई। ठीक है, तो इसका जो पूरे सर्कल के लिए ये वैल्यू आया है, आधे सर्कल के लिए इसका आधा हो जाएगा, आधे सर्कल के लिए इसका आधा हो जाएगा। समझ में आया? वहीं अगर 1/4 पार्ट रहा तब के केस में उसका 1/4 हो जाएगा। ये देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको किसमें पूछा जाता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये तुमको देखने के लिए मिलेगा जो हम लोगों ने कल डिराइव किया हुआ था सेंटर के लिए। किसी भी एक सर्कल के सेंटर के लिए तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है, तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स देखो क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो मेरे को कल का फॉर्मूला बताओ। किसी भी एक सर्कल के लिए इस सर्कल के वजह से इसके सेंटर पे लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कल कितना निकाले? बोल बोल बोल। हाँ, 2r आया था ना ये। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 और ये कैपिटल R, यही आया था कल। अगर इस फॉर्मेट में ना लिखना चाहो तो वो स्टैंडर्ड तरीका उसका लिखने का वही होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई i और डिवाइड बाई r। फाइनली यही आया था, इसी को हम लोग रेड्यूस करके फिर ये बनाया था। चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही तुम्हारे काम, दोनों ही चल जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया भाई b का वैल्यू। क्लियर? ये हो जाएगा b का वैल्यू, क्योंकि अब b का तो वैल्यू ये तुम्हारा एक सर्कल की वजह से आ गया, एक सर्कल की वजह से आ गया। यहां पे अगर इसको, ये जो b का वैल्यू आया हुआ है, इसका वैल्यू तुमको अगर एक सेमी सर्कल के लिए निकालना रहा, इसका वैल्यू तुमको अगर एक सेमी सर्कल के लिए निकालना रहा तो ये इसका अच्छा उसी को एक बार के लिए यूज कर लो, म्यू नॉट ये हो जाएगा i और यहाँ पे ये l बोलने का मतलब dl को इंटीग्रेट किए थे तो फाइनली मैंने उसको 2 पाई r लिखा हुआ था, वो सर्कल के केस में लिए थे। अगर सेमी सर्कल हुआ तो भाई खाली लेंथ लिखना पड़ेगा, क्या पता एक छोटा सा आर्क लिया हुआ है रहे। आर्क मतलब समझ में आता है कि नहीं आता? अरे आर्क मतलब समझते हो, एक सेक्शन ऑफ अ सर्कल, मतलब इतना छोटा सा पार्ट ले लेंगे और बोलेंगे कि उसके वजह से इस सेंटर पे, ये पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पे बन गया। अब देखो ये है आर्क, इसका भी तो ये सेंटर आएगा ना भाई,
इस आर्क के वजह से, सिर्फ इतने आर्क की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके लिए भी तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट है। अगर इसको पूरा बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, सर्कल। उसी को हम लोग कम किए हुए हैं तो क्या मिला है, एक आर्क, एक आर्क। यही तुम्हारा क्या है, लेंथ। अगर ये पूरा एक राउंड घुमाओगे तो लेंथ का वैल्यू 2πr, लेंथ का वैल्यू 2πr। अगर इसको पूरा ना घुमा करके आधा घुमाए और इस सेमी सर्कल की वजह से इस पॉइंट पे अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, πr। समझ में आया। अगर इतना ना लेकर के इसका 1/4 लिए, मान लो 1/4 लेंथ लिए, तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 2πr, मतलब πr डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया ये। तो शेप क्वेश्चन आता है इसी वजह से बता रहे हैं, न्यूमेरिकल यहां से पूछता है कि एक सेमी सर्कल की वजह से हो या एक आर्क की वजह से हो या सर्कल की वजह से हो, तुमको फॉर्मूला यही चिपकाना है। जहां पे एल का वैल्यू एज इट इज अभी रहने तो μ0/4π ये हो जाएगा, और इसके नीचे में क्या आया था, आर, यही आया था। तब ना फिर वो 2πr बनेगा तो आर और स्क्वायर कटेगा, ये यही आया था। तो तुमको ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट याद रखना है, इसको अभी भूलो और ये फॉर्मेट बी के लिए याद रखना है, ठीक है। अब ये डिपेंड सिर्फ, अभी तो बता दिया भाई, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे। सर्कल के केस में किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे, क्योंकि बाकी सब चीज इस पे कांस्टेंट है। तो लेंथ ही यहाँ पे वेरी हो सकता है। अगर लेंथ को पूरे सर्कल के लिए लोगे तो एल की जगह पे कितना लिखोगे, 2πr। लेंथ अगर आधे सर्कल के लिए होगा तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, πr। अगर वो लेंथ का वैल्यू मान लो ऐसे आर्क के लिए लिया हुआ है जिसका कि लेंथ तुमको नहीं पता, मान लो ये छोटा सा आर्क बनाए, ये एक छोटा सा आर्क बनाए, यहां से ये हम लोगों ने इस वाले पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक। ये सर्कल होता तो ये फॉर्मूला चिपकाते और एल की जगह पे क्या लिख लेते, 2πr। अब मान लो कि इसका रेडियस है r, चलो कैपिटल आर ले लेते आर, और यहाँ का एंगल है मान लो थीटा, और इसका लेंथ हम लोग को नहीं पता, इसको अभी एज्यूम कर लिया हम लोग एल, ठीक है। तो आर्क वाला फॉर्मूला एंगल के लिए पता है कि नहीं है, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल बाई रेडियस। अरे होता है, 11th का मैथ का चैप्टर 1, ठीक है, क्लियर। तो ये आर के इक्वल क्या होता है, एंगल डिवाइड बाई रेडियस, थीटा बाई आर हो गया। थीटा का वैल्यू तुमको रेडियन में लेना होता है, एंगल में ना ठूस देना। यहाँ पे अगर मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा के जगह पे 30 ना लिख देना, तो पूरा गलत हो जाएगा। जब भी एंगल को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करना होता है तो एंगल का वैल्यू हमेशा तुमको रेडियन में लेना है। रेडियन वाला एंगल का वैल्यू ही न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ में सॉल्व होता है, ये डिग्री नहीं लेना है। समझ में आया। तो 30 डिग्री अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका रेडियन में वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन। तो इसके जगह पे π/6 लेना है एंगल के वैल्यू। आया समझ में ये, ठीक है। अब ध्यान दो, एल का वैल्यू यहां से कितना आएगा, एल इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा अपॉन रेडियस। आया ये, बस। अगर आर्क तुमको दिया हुआ रहेगा, एंगल पता है, रेडियस पता है, लेंथ नहीं पता है, लेंथ का वैल्यू थीटा बाई आर रखो और उसी को ला करके यहां पे ठूस दो। फॉर एन आर्क थीटा आर, मतलब एंगल है थीटा और इसका रेडियस कितना है आर। इस केस में बी का वैल्यू क्या आएगा, बी इज इक्वल टू μ0/4π आई, और एल के जगह पे कितना लिखोगे, थीटा, और डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर पहले से है, एक आर उसका आएगा, कितना हो जाएगा, ये आर क्यूब। ये हो जाएगा तुम्हारे एक आर्क के लिए। सेमी सर्कल रहा, इसी में डिवाइड बाई 2 कर देना, 1/4 रहा मतलब क्वाड्रेंट रहा, इसी में बाई 4 कर देना, आर्क रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, बन जाएगा। अब लिखो लिखो लिखो, 2-3 कॉन्सेप्ट और बताएंगे, लिखो। हो गया, हो गया सबका, चलो भाई ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक तुमको बता रहा हूं, फॉर्मूले ही खाली देखना और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। एनसीईआरटी ये टॉपिक को कवर नहीं करता, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, और इवन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन अभी बताऊंगा 3rd नंबर में, जो हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने वाले हैं, 2017 में पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, क्लियर, तो छोड़ नहीं सकते। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। केसेस बनाना है, ज्यादा इसमें तामझाम, डिराइव वगैरह कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला तुमको अपने को पता ही है।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ध्यान दो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने के हमारे पास टोटल तीन तरीके होंगे। अरे 2 सर्कल लेना है, 2 सर्कल लेकर के 3 तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं। देखो ध्यान से, केस नंबर 1 ये हो जाएगा। केस नंबर 2 एक्चुअली में 4 केसेस हैं, लेकिन 4th नंबर केस सीबीएसई उसको मैं करवा दूंगा तो अभी 2 लोग छोड़ के भाग जाओगे। इससे बढ़िया उसको गोली मारो, सीबीएसई से वहां से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, बड़ा खतरनाक सा है वो, तो अभी उसको समझने का भी कोशिश मत करो। ये 3 भेजे मैं चला गया, हाँ तो अगर मुझे लग जाएगा कि नहीं भाई उससे क्वेश्चन आ सकता है तो मैं उसको करवा दूंगा, बाकी उसको अभी इग्नोर मारो। और देखो तीसरा केस क्या बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल को हम लोगों ने ऐसे ऐसे लिया, ऐसे, ठीक है, और दूसरे सर्कल को हम लोग ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, दोनों का सेंटर सेम है, एक सर्कल ऐसे आ रहा है तो दूसरा सर्कल ऐसे आ रहा है, दोनों का सेंटर सेम। इन दोनों में से एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा, दोनों का सेंटर सेम। इन दोनों में भी एक छोटा एक बड़ा, दोनों का सेंटर सेम। इन दोनों में हम लोग केसेस कौन से बनाने वाले हैं, जैसे केस 1, सिर्फ उसी के लिए। इसमें हम लोग दोनों ही सर्कल्स में, मान लो इसका जो रेडियस है ये है R1 और इसका जो रेडियस है ये है R2, दोनों ही सर्कल में हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन सेम रखा हुआ है। दोनों ही में करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने सेम रखा हुआ है। अब मेरे को बताओ, अगर करंट इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। और दोनों ही सर्कल्स के लिए होगा कि एक के लिए होगा, दोनों के लिए होगा, क्योंकि दोनों में करंट डायरेक्शन वही है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस केस में बी नेट इज इक्वल टू, क्योंकि बी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो निकल करके आ रहे हैं दोनों ही, अरे डीबी का यही डीबी है दोनों के लिए, पहले वाले के लिए डीबी इधर ही आएगा, दूसरे वाले के लिए भी डीबी सामने ही आएगा, तो दोनों डीबी का डायरेक्शन किधर हुआ, सामने की तरफ, और डीबी के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री का। अरे कितने डिग्री का बनेगा, 0 ना, समझ में आया ये, तो 0 डिग्री का बनेगा। और एक चीज, वेक्टर क्वांटिटी दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो भाई सीधा सीधा ऐड कर देते हैं ना उसको, ये तो पता ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी है दोनों का डायरेक्शन सेम, तो उसके मैग्नीट्यूड को सीधा ऐड कर दो, क्योंकि नेट डायरेक्शन भी जो रहेगा वो तुम्हारा उसी तरफ होगा जो दोनों का डायरेक्शन हो रहा होगा। क्लियर है, तो देखो बी नेट इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा सिंपल B1 प्लस B2। B1 बोलने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सर्कल, और B2 बोलने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सर्कल। वैल्यूज कैसे आएंगे, अब भी B1 निकाले थे, क्या निकाले थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आई R2 स्क्वायर, ऐड कर देना। फिर वेक्टर एडिशन करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही डीबी का डायरेक्शन सेम है, बन जाएगा ये। दूसरा देखो, अगर हम लोगों ने इसमें आई का करंट का डायरेक्शन इधर लिया हुआ, आई करंट का डायरेक्शन इसमें इधर लिया हुआ, क्लियर, इसके वजह से ये हो जाएगा B2, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसको हम लोगों ने मान लिया B1, रेडियस वगैरह भी सेम ही है, वही है, R1 R2 वही है, ठीक है। तो केस 2, इस केस में बी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 माइनस या B2 माइनस B1, जो जिसका वैल्यू ज्यादा हो तुमको उसको पहले में लेना है, ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो, इसमें भी तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, वेक्टर एडिशन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, ये करंट इधर जा रहा है तो छोटे वाले सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारे तरफ, बड़े वाले सर्कल में करंट उधर जा रहा है तो बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। बात समझ में आ गया ये, क्लियर। ऊपर वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही निकलता, उसके लिए और दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है बी का वैल्यू, B1 का वैल्यू बड़ा है या फिर B2 का वैल्यू, जिसका वैल्यू बड़ा होगा डायरेक्शन उधर ही चला जाएगा, फिर समझे ये, ठीक है। और वो फिर डिपेंड करे करंट कितना फ्लो करवा रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोगों ने करंट आई ले लिया कांस्टेंट, क्या पता दोनों में I1 I2 अलग अलग फ्लो करवा दे, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड फिर अलग अलग आ जाएगा, तो B1 और B2 दोनों में से जो ज्यादा होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही चला जाए। सेकंड केस समझ में आ गया? आ गया। तीसरा केस इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन आया था। ये दोनों तो हलवा पूरी है, ये तो ऐसे ही बन जाते हैं। देखो सेंटर बनेगा इसका यहां पे, सेंटर बनेगा इसका यहां पे। मेरे को बताओ, अब इसके वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, दोनों के वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कैसे होंगे? क्या बोला मैं, सुने? दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला रहेगा। मान, अब एक चीज, दोनों ही सर्कल हम लोगों ने अभी सेम लिया हुआ है, दोनों सर्कल का साइज जो है ये सेम है, इसमें रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल, करंट इक्वल। अब मेरे को बताओ, दोनों के वजह से बनने वाले जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनका देखो, क्योंकि यहां पे रेडियस सेम है, करंट सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा बी का, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तुम्हारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। बोलने का मतलब, अगर इसके वजह से यहां पे B1 मैग्नीट्यूड लग रहा है और इसके वजह से अगर यहां पे B2 लग रहा है, तो B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू B, क्योंकि रेडियस सेम, रेडियस सेम, करंट सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। बस बी का जो डायरेक्शन है वही तुमको चेंज देखने के लिए मिलेगा। अब समझो, अगर मान लो मैं इसमें करंट इधर फ्लो करवाया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, B2 की वजह से ऊपर की तरफ लग गया। और अगर इसी में से मैं करंट का डायरेक्शन अगर इधर बना देता हूं तो किधर लगेगा? ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसके लिए समझो, इसके लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा। तो दोनों ही सर्कल्स के वजह से लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, चाहे कोई सा भी केस ले लो, एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। चाहे ऊपर और उधर वाला ले लो, चाहे ऊपर और इधर वाला ले लो, चाहे नीचे और उधर वाला ले लो, और नीचे और इधर वाला ले लो, चाहे कोई सा भी कंडीशन ले लो, तुमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कैसे मिलने वाले हैं? परपेंडिकुलर। आया इतना समझ में? ठीक है। और ये दोनों तो तुम्हारे सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट में नहीं है, तो इनका तुमको क्या निकालना पड़ेगा? वेक्टर सम। कैसे निकलेगा? बी नेट इज इक्वल्स टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस कितना? कॉस कितना? 90 डिग्री। ये टर्म पूरा जीरो, और B1 और B2 दोनों आपस में इक्वल भी है, तब के केस में क्या हो जाएगा? ये B बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। क्या क्या क्यों ये आया? एज B1 इज इक्वल्स टू B2, और वो तो 90 डिग्री है ही। समझे? ये क्लियर हो गया? तो भाई ये 3 केसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों को लिखो। और इस तरीके से तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी आए, कैसे भी घुमा के दे, इससे और डेप्थ में भाई सीबीएसई नहीं देने वाला। इतने तक का जिसके भेजे में गया, हाँ, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और खास करके ये बायो सेवर्ट लॉ से, चाहे डेरिवेशन पूछ दे, चाहे थ्योरी दे दे, चाहे न्यूमेरिकल्स दे दे। अच्छा, इसको मैंने आधा लिखा है ना, ये खाली B1 का वैल्यू लिखो, मिटा ही देता हूं, फिर लिख लोगे नहीं तो। देख लो, अगर किसी को कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा भी समस्या हो तो पूछ लो, क्योंकि कल मैं सॉल्व करवाऊंगा न्यूमेरिकल। हाँ, तो अगर किसी को भी थोड़ा मोड़ा किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइप का डाउट है तो पूछ लो, बन जाएगा। अब इतने में से तो सारे कॉन्सेप्ट हो जाने चाहिए भाई। अब तुमको इसमें ये हम लोग का पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। इसका एक काम करो, रुको, और मैं तुमको आगे टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, मैं तुमको एक तरीका दे रहा हूं, मतलब कि एक हिंट दे रहा हूं। उस हिंट का यूज करते हुए सेम डेरिवेशन तुम आज घर में बनाने की कोशिश करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैठ करके पूरा सारा कुछ करो, कुछ नहीं, सिर्फ इसको एक बार कर लेना, ठीक है। आज जाओ एक बार इसी डेरिवेशन को, मैं जो तरीका अभी बता रहा हूं उस वाले केसेस को लेकर के इसको सॉल्व करना। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं तुमको,
और क्या लेना है, तरीका यही यूज करोगे, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज कोई चेंज नहीं है, सॉल्व करने में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वैसे ही पहले डीबी निकालोगे, डीबी निकालने के बाद फाइंड आउट करोगे कि कौन सा इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, डीबी साइन थीटा है कि डीबी कॉस थीटा है। उसके बाद कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद फिर उसी को ले जाकर के इंटीग्रेट करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डीबी कॉस थीटा को किया हुआ था, ठीक है। अब देखो केस क्या दे रहा हूं मैं, ये ले लिया मैंने एक सर्कल, ठीक, यहां से सेम पी पॉइंट पे निकालना है, ये ले लिए हम लोगों ने क्या, डीएल, ठीक। इस डीएल के वजह से यहां पे हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैंने करंट ले लिया अंदर की तरफ, ले लिए। अब अगर करंट अंदर की तरफ लोगे तब के केस में जो डीबी का डायरेक्शन है वो इधर आएगा, डीबी का डायरेक्शन इधर आएगा, और ध्यान दो ये गया और इसके डीबी का डायरेक्शन ये जाएगा, डीबी इसका ये आया, इसका डीबी ऊपर गया। अभी के केस में इसको थीटा एज्यूम कर ले, ये तो आएगा वही परपेंडिकुलर लाइन, ये आएगा वही परपेंडिकुलर लाइन। अब इसको थीटा एज्यूम कर लो, ये थीटा ले लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा ना, थीटा, ये थीटा है। तो जैसे कॉन्सेप्ट वहां पे लगाए थे सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, तुम्हारा ये एंगल भी कितना डिग्री बन जाएगा, थीटा, ये वाला थीटा बनेगा, ये क्लियर। पिछले वाले में हम लोग का यहाँ पे एंगल थीटा बना था, देख लो ये थीटा बना, अभी थीटा का पोजीशन जो ये चेंज हो गया। अगर ये तुम्हारा थीटा है तो पिछले वाले में हम लोगों ने इसको थीटा एज्यूम किया था, अभी वो थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये ऊपर का। अब एंगल चेंज हो गया भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आया ये, बस इसी का तुमको यूज करना है। और मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, जब इसको लोगे इस साइड में, क्योंकि थीटा तो ये है, थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा, डीबी, ऊपर क्या चला जाएगा, डीबी कॉस थीटा आया, और ये कंपोनेंट डीबी साइन थीटा। पिछले वाले में डीबी कॉस थीटा को मैंने बाहर निकाला हुआ है, इसमें डीबी साइन थीटा को मैंने अंदर ले लिया। अंदर लिया बोलने का मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, इधर अंदर की तरफ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन उधर, तो हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, मेरे तरफ, समझे समझे। तो इसमें से डीबी साइन थीटा, अब देखो इसमें तुम्हारा क्या इंटीग्रेट होगा, डीबी साइन थीटा, और याद करो पिछले वाले में डीबी कॉस थीटा लिए थे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी बेस, क्योंकि थीटा तो तब के केस में ये था ना भाई, तो बेस क्या बन जाएगा ये, और परपेंडिकुलर ये, तो कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर लेके आए थे वहां पे। इसमें क्या आया हमारा, कॉस थीटा आया, पिछले वाले में साइन थीटा था, पिछले वाले में साइन थीटा था ना, उल्टा बोल दिया, पिछले वाले में कॉस थीटा था, ठीक है। इसमें क्या लेना है हम लोग को, डीबी साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा जब लिए थे तो थीटा ये वाला था, देखो ऊपर में थीटा ये है, थीटा ये है, उसमें थीटा ये है, तब के केस में कॉस थीटा में बेस ये और हाइपोटेनियस ये, तो देख लो उसका फॉर्मूले में लास्ट में हम लोगों ने कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर लाए थे वहां पे। इसमें भी देखो भले ही ये साइन थीटा है लेकिन सेम वही आएगा, इसमें साइन थीटा है कि नहीं है ना, लेकिन वही कैपिटल आर बाई स्मॉल आर आएगा। कैसे, देखो अब थीटा का पोजीशन हम लोग का चेंज हो गया, और यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना, कैपिटल आर, हाइपोटेनस कितना, सेम आया वही। तो एंगल भले ही चेंज कर लो, ऑपरेटर भी चेंज हो जाएगा, एंगल भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज कर लोगे तो भी अगर सही तरीके से सॉल्व करोगे वहीं पहुंचोगे जहां पे हम लोगों ने खत्म किया हुआ है। ये वाला डायग्राम किसको क्लियर नहीं हुआ, हो गया सबको, बहुत बढ़िया। इसको मैंने तुमको बताया हुआ है, ये मेथड यूज करके तुम लोग डिराइव करोगे और वही फॉर्मूला तक पहुंचोगे जहां तक हम लोगों ने लेकर के आया था, ठीक, क्लियर। कल सबका कॉपी देखूंगा, फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलो भाई ठीक है।